बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। आज भाग 5 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3 को। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए बच्चों। हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिए और बाद में दोहराइएगा जरूर। देखिए उदाहरण संख्या 3, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है। तो ये एक जो बंटन आपको दर्शाया गया है, क्या दर्शा रहा है इसमें दर्शाया गया है विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या। देखिए 7 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 20 से 60 विकेट लिए हैं। 5 ऐसे गेंदबाज हैं जिसने एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 60 से 100 के बीच में विकेट लिए हैं। 16 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 100 से 150 के बीच में विकेट लिए हैं। 12 ऐसे गेंदबाज हैं जिनके विकेटों की संख्या 150 से 250 है और 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 250 से लेकर 350 तक विकेट लिए हैं एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में, और 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 350 से लेकर 450 तक विकेट लिए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बारंबारता बंटन हमें दिया गया है। हमें ज्ञात करना है उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है, ये भी हमें बताना है। माध्य का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका अर्थ निकला। हमने माध्य तो ज्ञात कर लिया, लेकिन वो क्या सूचित कर रहा है, उससे हमें कौन सी सूचना प्राप्त हो रही है, वो भी बताना है। देखिए माध्य ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं, हम चर्चा कर चुके हैं सभी विधियों की। सबसे पहले हमने चर्चा की थी प्रत्यक्ष विधि की, याद कीजिए उदाहरण संख्या 2 हमने हल किया था तीनों ही विधियों से, प्रत्यक्ष विधि। फिर हमने चर्चा की कल्पित माध्य विधि की, और फिर हमने चर्चा की पग विचलन विधि। तो इनमें से, इन तीनों विधियों में से एक उपयुक्त विधि का चयन करके हमें माध्य ज्ञात करना है। अब उपयुक्त विधि कौन सी होती है, हम तो उसको उपयुक्त कहेंगे ना जो बिल्कुल सरल है, आसानी से माध्य आपको बता दे। तो देखिए पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो बारंबारता बंटन सारणी हमें दी गई है वो कैसी है। वर्ग माप देखिए, यहां जो वर्ग माप है, कितने की वर्ग माप है, वर्ग माप हमें दी गई है। देखिए 20 से 60 कितना हो गया, 40 का अंतर है। कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। फिर 60 से 100 ये भी 40 का अंतर है। फिर 100 से 150 ये 50 का अंतर है। फिर 150 से 250 ये 100 का अंतर है। और ये 250 से 350 ये कितने का अंतर है, ये अंतर हो गया बच्चों, ये 100 का अंतर हो गया। और 350 से 450 ये अंतर कितना है, 100 का। तो अगर हम देखें वर्ग मापों को देखें, वर्ग माप अगर हम देखें तो क्या है, समान नहीं है, वर्ग माप समान नहीं है। फिर अगर हम देखें कि ये संतत है या असंतत, तो ये संतत तो है। देखो 60 उच्च सीमा, इधर निम्न सीमा 60, ये उच्च सीमा 100, फिर निम्न सीमा 100। तो क्रमागत वर्ग अंतरालों में उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर दिख रही है। उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा के बराबर है। तो ये कैसा बारंबारता बंटन सारणी है, ये संतत बारंबारता बंटन सारणी है। तो अगर हम देखें उपयुक्त विधि, सबसे उपयुक्त विधि संतत बारंबारता बंटन के लिए होती है, वो हमारे पास हो जाएगी या तो पग विचलन विधि, या फिर आप लगा सकते हैं कल्पित माध्य वाली विधि। उन दोनों में से भी कौन सी उपयुक्त रहेगी। देखिए जब ये वर्ग अंतराल में जो आपको आंकड़े दिए जाते हैं ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। देखो यहाँ पर 20 से 60,
छोटा है लेकिन 60 से 100, फिर बढ़ता जा रहा है 350 से 450 तक। तो बड़ी संख्याएं वर्ग अंतराल में दी गई हैं। तो जब बड़े आंकड़े हमारे पास होते हैं तो उन आंकड़ों की कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाती है, और बड़े आंकड़े अगर दिए जाएं तो सबसे उपयुक्त विधि फिर हो जाती है पग विचलन विधि। वैसे भी आसान है, पग विचलन विधि में क्या होता है, गुणनफल आसान हो जाता है, FI/UI बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हम उदाहरण संख्या 3 को अगर हल करेंगे परीक्षा में तो हमें हल करना चाहिए पग विचलन विधि से। फिर आप सोचेंगे कि सर पग विचलन विधि में जो हम h लेते हैं वो तो वर्ग माप के बराबर लेते हैं ना सुविधा के लिए, यहाँ तो वर्ग माप बराबर नहीं है, फिर क्या करें। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था h का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन जिस मान से आपको सबसे ज्यादा सुविधा होगी वो होगी वर्ग माप। यहाँ वर्ग माप सब में अलग अलग है, तो अगर आप देखें तो वर्ग माप सब में ज्यादातर में कितनी है, 100 है। ज्यादा अगर आप देखें तो इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, तो 100 ले सकते हैं। लेकिन वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना UI, -1, -2, -3, -4 ऐसे भर दीजिए, वो यहां मत भर दीजिएगा। वहां जरूरी था सारी वर्ग माप बराबर हो, यहां सारी वर्ग माप बराबर नहीं है। इस केस में हम कैसे हल करेंगे, पग विचलन विधि द्वारा। आइए बच्चों हल करते हैं उदाहरण संख्या 3 को और सीखने का प्रयास करते हैं पग विचलन विधि को और अच्छे तरीके से। देखिए इस प्रकार की हम सारणी बनाएंगे हल में। ये तो आपको पता ही है 5 खाने वाली, इसमें मैंने DI भी ले लिया है। क्यों ले लिया है DI, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। अगर आप चाहें तो कल्पित माध्य विधि से भी इसमें हल कर सकते थे, ठीक है। देखिए जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, जोड़िए 20 और 60 हो गया 80, 80 में 2 का भाग लगाएंगे, ये आ जाएगा 40। अब वर्ग माप को जोड़ते मत चलिए जाएगा, जोड़ते मत चलिए जाएगा। वो ट्रिक जो मैंने बताई थी वो वर्ग माप समान होने पर ही होती है, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं। आप इस बात को समझिए, जब XI आप निकालते हैं तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके निकालिए। लेकिन अगर ये संतत है, सारी वर्ग माप बराबर है, तो जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं अपना वक्त बचाने के लिए। 60 और 100 हो जाएगा 160, 160 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे ये आ जाएगा 80। ये देखिए 100 और 150 हो जाएगा 250, 250 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 125। तो कितना आ जाएगा 125, 150 और 250 हो गया 400, 400 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 200, 250 और 350 कितना हो गया 600, 600 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 300, 350 और 450 हो जाएगा 800, 800 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 400। तो ये आ गए आपके पास XI। इन्हीं में से किसी एक को आप A बोलते हैं। मान लीजिए A क्या है 200 है, तो A लिख दीजिए A बराबर है 200। अगर आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो DI निकालिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो UI निकाल लीजिए। यहां मैं DI भी निकाल रहा हूं और फिर DI की सहायता से UI भी निकाल रहा हूं। DI क्यों निकाल रहा हूं उसका कारण भी समझिए। देखिए ये सब वर्ग माप अलग अलग हैं, तो हमें H लेने में सुविधा क्या होगी, किसको हम H का मान लें वो हमें कौन बताएगा, DI बताएगा। H का मान DI से हमें पता चल जाएगा कि सुविधा के लिए हमें क्या H का मान लेना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ DI निकाल रहा हूं। कारण को समझिए, हर बात का एक कारण है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा DI कैसे निकालते हैं, सभी जो XI है उनमें से हम A को माइनस कर लेते हैं, तो A यानी 200 को माइनस कर लीजिए। जब आप 200 इसमें से घटाएंगे, 40 में से 200 घटाया तो माइनस का 160 आ जाएगा। 80 में से 200 घटाएंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा। 125 में से 200 घटाएंगे तो माइनस का 75 आ जाएगा। 200 में से 200 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 300 में से 200 घटाएंगे 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 200। अब हमें देखो UI निकालना है, तो हमें कोई एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोच लेनी चाहिए जिसका भाग इन सब में जाए, आसानी से जाए। तो वो संख्या है 20 बच्चों। 20 का भाग आप आसानी से लगा सकते हैं, आप 40 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 20 ले रहा हूं। H का मान कितना ले रहा हूं, जैसा कि हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3 में भी लिया गया है। H का मान कितना ले लीजिए 20।
तो अब डी में यानी कि एक्स आई माइनस ए में एच का भाग लगा के यू आई निकाल लीजिए। भाग लगाने से संख्याएं छोटी हो जाती हैं, आपको पता है। तो ये जो विचलन है बड़े बड़े हैं, 20 का भाग लगाएंगे छोटे हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 8, ये आ जाएगा माइनस का 6। देखिए इसमें जब आप भाग लगाएंगे 20 का, तो पहले देखिए 7.5 में 2 का भाग लगाना होगा ना। देखिए माइनस का 75/2 गुणा 10 ही तो लिखा हुआ है, 20 का मतलब 2 गुणा 10, 10 का भाग लगाएंगे तो माइनस में 7.5/2 बच जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3.75 आ जाएगा। माइनस में 3.75 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसमें 20 का भाग लगाएंगे 5 आ जाएगा, इसमें 20 का भाग लगाएंगे 10 आ जाएगा। क्लियर। यू आई आने के बाद में हम क्या करते हैं, एफ आई गुणा यू आई करते हैं। तो एफ आई गुणा यू आई कीजिए, 7 गुणा माइनस 8 हो गया माइनस का 56, 5 गुणा माइनस का 6 हो गया माइनस का 30, 16 गुणा माइनस में 3.75 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 60। कितना आ जाएगा, माइनस का 60। 12 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 3 को 10 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 30। ये कितना आ जाएगा, 30। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। -30 + 30 कैंसिल हो गया 10, ये माइनस का 50 हो गया, ये माइनस का 50 और माइनस का 56 कितना हो जाएगा, माइनस का 106 हो जाएगा। इन सब का योगफल आ जाएगा माइनस का 106। कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 106। बारंबारताओं का योगफल करेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बारंबारताओं का योगफल आ जाएगा 45। अब देखिए सूत्र लिखिए, माध्य पग विचलन विधि द्वारा मैं ज्ञात कर रहा हूं। तो माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h। ए आपने कितना लिया, 200 लिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, माइनस का 106 आया, बटे सिग्मा एफ आई कितना है, 45 है, गुणा h कितना 20, h का मान 20। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 नाम 45, ये हो जाएगा 200 प्लस माइनस माइनस 4 से गुणा कीजिए 106 को, तो ये आ जाएगा 424 बटे 9 का भाग लगा दीजिए। 200 माइनस 424 में 9 का भाग लगाएंगे तो देखिए 9 चौक 36, 6 बच गया 64 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 1 बच जाएगा, 10 मतलब लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, तो 47.11 आएगा। 424 में जब आप 9 का भाग लगाएंगे, इसे घटा लीजिए 200 में से, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 152.89। तो माध्य x बार बराबर आपके पास आ जाएगा 152.89। किसी प्रकार की कोई टेंशन अब आपको इस उदाहरण के हल में नहीं रही होगी बच्चों, नोट कर लीजिए। ये डी आई मैंने एक्स्ट्रा में क्यों निकाला उसका कारण समझ लीजिए। यहां से आपको पता चल जाएगा कि h का मान सबसे उपयुक्त क्या रहेगा। h का मान आप 20 ले लेंगे, 10 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। x बार यानी कि माध्य क्या आ जाएगा, 152.89 आएगा। अभी प्रश्न का हल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे तो आप नोट कर लीजिए। और फिर देखिए आगे हमसे पूछा गया था माध्य क्या सूचित करता है। तो माध्य हमेशा क्या सूचित करता है बच्चों, औसत मान सूचित करता है। और देखिए यहां पर ये जो माध्य है 152.89 आया है। ध्यान दीजिएगा, अब जो बात मैं लिखने जा रहा हूं उसको, यहां माध्य विकेटों की संख्या, माध्य विकेटों की संख्या 152.89 प्राप्त होती है, जो कि
जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से बच्चों ऐसा माध्य मान प्राप्त करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जरा मेरे इस प्रश्न पर विचार कीजिए। मैंने एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला है और मैं आपसे अब आके बोल रहा हूं कि मैच में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और विपक्षी टीम के मैंने 4.5 विकेट लिए। तो आप जरूर हंसेंगे कि सर 4.5 कैसे, क्या आपने एक रनआउट को आधा विकेट गिन लिया, ऐसा है क्या? तो ऐसा तो नहीं है। तो जब आप माध्य विकेटों की संख्या की बात करते हैं और वो दशमलव में आती है तो वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। ऐसे ही किसी परिवार के सदस्यों की संख्या की अगर आप औसत संख्या मान निकाल रहे हैं, माध्य संख्या निकाल रहे हैं, माध्य सदस्यों की संख्या निकाल रहे हैं बच्चों, और वो आपके पास आ जाए 7.5, जैसे किसी कॉलोनी के लिए आप कहें, किसी कॉलोनी में आप कहें कि इस कॉलोनी में रहने वाले परिवारों में सदस्यों की संख्या 7.5 है, तो क्या ये व्यवहारिक रूप से सही है? तो ये व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि किसी भी परिवार में 7.5 व्यक्ति तो नहीं हो सकते। इसी प्रकार से ये जो माध्य आपको प्राप्त हो रहा है, ये क्या सूचित कर रहा है? ये सूचित कर रहा है कि ये जो माध्य है वो कभी कभी हमें ऐसा प्राप्त होता है जो व्यवहारिक रूप से असंभव नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चों हम केंद्रीय परिवर्ती के अतिरिक्त मान, अन्य मान निकालते हैं, जैसे कि हम बहुलक ज्ञात करते हैं, जैसे कि हम माध्यक ज्ञात करते हैं। तो माध्य की एक कमी के रूप में आप याद रखेंगे कि माध्य का मान कभी कभी हमें ऐसा मिल जाता है जो कि व्यवहारिक रूप से सही नहीं होता है। नोट कर लीजिए इस बात को, इस हल को नोट कर लीजिए। और जो मैंने आपको बताया ये वाली बात व्यवहारिक रूप से संभव है या नहीं, तो इसको भी अच्छे से याद कीजिए बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।